आज हम उस अजीब सी खामोशी पे बात करने वाले हैं जो आजकल के रिश्तों में बहुत आम हो गई है। सोचिए, किसी से आपकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और फिर अचानक शांति, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। वो इंसान ऑनलाइन तो है, लेकिन आपके मैसेज पर वो 2 नीले टिक नहीं आ रहे। तो उस सन्नाटे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? हाँ। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम ये नहीं देखेंगे कि पुरुष ऐसा क्यों करते हैं, बल्कि ये समझेंगे कि जब एक महिला को इस तरह नजरअंदाज किया जाता है तो उसके दिमाग के अंदर कौन सी एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा शुरू हो जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है ये किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसका एक उदाहरण है। अच्छा। दिमाग को ना अनिश्चितता, मतलब वो पता नहीं क्या हुआ वाली स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब कोई बिना बताए चुप हो जाता है तो वो दिमाग के लिए एक अनसुलझी पहेली छोड़ जाता है। और इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश में ही भावनाओं और विचारों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। और कभी-कभी तो ये जानबूझकर भी होता है ना? मतलब शायद परखने के लिए या कुछ और। हाँ बिल्कुल। कुछ मामलों में तो ये भी होता है कि पुरुष जानबूझकर ऐसा करते हैं, जो इस स्थिति को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो चलिए इस दिमागी सफर को शुरू से समझते हैं। सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? जाहिर है भ्रम से, कंफ्यूजन से। हाँ, जैसे ही एक महिला को यह एहसास होता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, उसका पहला रिएक्शन होता है, 1 मिनट, ये क्या हुआ? बिल्कुल, ये पहला चरण है भ्रम, मतलब कंफ्यूजन। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। आपका दिमाग तुरंत वजह ढूंढने लगता है। क्या लाइट चली गई? क्या प्रोजेक्टर खराब हो गया? सही बात है। ठीक वैसे ही जब एक अच्छी बातचीत अचानक रुक जाती है तो दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए तुरंत सवाल खड़े करने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो नाराज है? क्या उसे मेरी बात बुरी लग गई? इस तरह के सवाल। हाँ बिल्कुल वही। और ये सिर्फ सवाल नहीं होते, इनके साथ एक बेचैनी भी आती है। ऐसा लगता है जैसे सिचुएशन पर से आपका कंट्रोल खत्म हो गया है। सही कहा। पहले आप बातचीत की दिशा तय कर रही थीं और अब आप बस इंतजार कर रही हैं। और यही बेचैनी हमें दूसरे चरण की ओर ले जाती है ना? हाँ। जब सवाल बाहर से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब दिमाग को बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अंदर जवाब ढूंढने लगता है। इसे हम आत्मनिरीक्षण या सेल्फ चेक कह सकते हैं। यानी इंसान खुद के अंदर ही कमी ढूंढने लगता है। वो अपनी पिछली बातचीत को किसी जासूस की तरह जांचने लगती है। शायद मुझे वो मजाक नहीं करना चाहिए था, या कहीं मैंने जवाब देने में ज्यादा देर तो नहीं कर दी। हर छोटी बड़े बात को टटोला जाता है ये देखने के लिए कि गलती कहाँ हुई। ये तो खुद को ही कटघरे में खड़ा करने जैसा हुआ। हाँ। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये असल में दिमाग का कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका है। अच्छा, वो कैसे? ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन अगर गलती हमारी है तो हमारे पास उसे सुधारने का मौका भी होता है। सही है। ये सोचना कि मैंने कुछ गलत किया जिससे मैं ठीक कर सकती हूँ, इस एहसास से ज्यादा आरामदायक है कि स्थिति पूरी तरह मेरे कंट्रोल से बाहर है और मैं कुछ नहीं कर सकती। वाह। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ये असल में शक्तिहीन महसूस करने से बचने का एक प्रयास है। लेकिन हर कोई इस आत्म आलोचना के जाल में नहीं फंसता। कुछ लोग बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। हाँ। वो इसे सीधे सीधे अपनी ईगो पर ले लेते हैं। उनकी सोच तुरंत बदल जाती है। अच्छा, मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म है। मनोविज्ञान में इसे कभी-कभी आइडेंटिफिकेशन विद द अग्रेसर का एक रूप भी कहा जा सकता है। मतलब जो व्यवहार आपको चोट पहुंचा रहा है, आप उसी व्यवहार को अपना लेते हैं ताकि आप विक्टिम महसूस करने के बजाय शक्तिशाली महसूस करें। अच्छा। ये मन का एक तरीका है ये कहने का, तुमने मुझे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। इससे चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, पर नियंत्रण का एहसास वापस मिलता है। वाह, मतलब आत्म आलोचना और अहंकार, ये दोनों ही रिएक्शन एक ही जगह से आ रहे हैं, कंट्रोल वापस पाने की चाहत से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर जो पैटर्न हमने देखा है वो बताता है कि इन दोनों रास्तों से भी ज्यादा आम एक तीसरा रास्ता है जो शायद सबसे ज्यादा थका देने वाला भी है, और वो है ओवर थिंकिंग। हाँ, ये मानसिक चक्र का सबसे गहरा और उलझावा हिस्सा हो सकता है। यहीं पर दिमाग असल में अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन गलत दिशा में। बिल्कुल। वो रात के 2 बजे का समय है जब आप फोन को घूर रही होती हैं और आपके दिमाग में 1000 तरह की बातें चल रही होती हैं। हाँ हाँ। वो ऑनलाइन है पर मुझे जवाब नहीं दे रहा, जरूर किसी और से बात कर रहा होगा। या 3 दिन पहले मैंने जो इमोजी भेजा था, कहीं उसका मतलब उसने कुछ और तो नहीं निकाल लिया। सही है।
दिमाग हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़कर कहानियां बनाने लगता है। और इन कहानियों का हीरो हमेशा शक होता है। बिल्कुल। ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण ही जानकारी की कमी है। जब तथ्य नहीं होते तो दिमाग खालीपन को कल्पना से भरता है। और हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के कारण नकारात्मक कल्पना करने में माहिर है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? वो कैसे? हमारे पूर्वजों के लिए ये सोचना जरूरी था कि झाड़ी के पीछे शायद शेर है, न कि सुंदर फूल होंगे। अच्छा, ताकि वो खतरे के लिए तैयार रहें। एग्जैक्टली। आज वो शेर तो नहीं है, लेकिन सामाजिक अस्वीकृति का डर वैसा ही है। तो दिमाग हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, भले इस प्रक्रिया में हमारी चिंता आसमान छू जाए। और ये चिंता सिर्फ उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, ये रिश्ते की पूरी नींव पे सवाल खड़े कर देती है। हाँ, यहीं से बात सिर्फ एक मैसेज के जवाब से बहुत आगे बढ़ जाती है और एक भावनात्मक पड़ाव पर पहुंच जाती है। इसे हम इमोशनल अटैचमेंट टेस्ट कह सकते हैं। ये बहुत सटीक शब्द है, क्योंकि यहाँ पर आकर ये घटना रिश्ते के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करने लगती है। हाँ, क्योंकि अगर महिला उस पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है या उसे सच में बहुत पसंद करती है, तो ये नजरअंदाज किया जाना सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। नहीं, ये दिल पर चोट करता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसकी भावनाओं की, उसकी होने की कोई कद्र नहीं है। बिल्कुल। सवाल अब ये नहीं रह जाता कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। सवाल ये बन जाता है कि क्या उसे मेरी परवाह है? सही। नजरअंदाज किए जाने को सीधे सीधे सम्मान और परवाह की कमी के तौर पर देखा जाता है। ये उस भावनात्मक जुड़ाव पर एक सीधा हमला होता है जिसे बनाने की कोशिश की जा रही थी। और एक बार जब परवाह पर सवाल उठ जाता है तो दिमाग का काम करने का तरीका फिर से बदल जाता है। सही कहा। फिर वो भावनात्मक रूप से रिएक्ट करने के बजाय एक विश्लेषक, एक एनालिस्ट बन जाती है। वो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि ये व्यवहार एक बार की बात है या ये एक पैटर्न है। ये मानवीय दिमाग की पैटर्न पहचानने की जो क्षमता है उसको दिखाता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न खोजता है। अच्छा, एक बार हुई घटना एक संयोग हो सकती है, एक अपवाद हो सकती है। शायद वो सच में बहुत व्यस्त था या उसका फोन खराब हो गया था। हो सकता है। लेकिन जब वही चीज बार बार होने लगे तो दिमाग उसे एक पैटर्न के रूप में दर्ज कर लेता है। और ये पैटर्न रिश्ते के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और जब ये पैटर्न दिखने लगता है तो महिला भावनात्मक रूप से खुद को दूर करना शुरू कर देती है। ये एक तरह की तैयारी होती है, मतलब भविष्य में और ज्यादा चोट लगने से खुद को बचाने की। हाँ, बिल्कुल। वो सोचने लगती है कि इस रिश्ते में अपना समय और अपनी भावनाएं लगाना शायद एक भूल है। ये एक तरह से खुद को एक मुश्किल फैसले के लिए तैयार करना है। और ये सारी दिमागी कसरत, ये पूरी यात्रा अंततः एक निर्णय की ओर ले जाती है। ये इस चक्र का अंतिम पड़ाव है। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद भ्रम, सेल्फ चेक, ईगो, ओवरथिंकिंग और फिर परवाह का विश्लेषण, इन सब के बाद आखिर में होता क्या है? एक फैसला। हाँ, महिला एक फैसले पर पहुंचती है। जहां तक हमने समझा है उसके पास दो मुख्य रास्ते होते हैं। हाँ, और दोनों रास्ते पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसने उस पुरुष के चरित्र को अब तक कैसे समझा है। पहला रास्ता आत्मसम्मान का है। अगर उसे ये लगने लगता है कि ये पुरुष सिर्फ दिमागी खेल खेल रहा है, अपना घमंड दिखा रहा है या जानबूझकर उसे परखने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो पीछे हट जाती है। हाँ, तो वो उस रिश्ते से पीछे हट जाती है। मतलब वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उस रिश्ते से ऊपर रखती है। ये एक तरह से ये कहना है कि मैं किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। अगर किसी रिश्ते की शुरुआत ही ऐसी अनिश्चितता और खेलों से हो रही है तो एक स्वस्थ भविष्य की उम्मीद करना मुश्किल है। सही बात है। इस मामले में पीछे हटना खुद को बचाने का एक कदम है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। और वो रास्ता विश्वास पर आधारित है। हाँ, वो रास्ता विश्वास पर आधारित है। अगर महिला को अपने अनुभव और समझ से ये विश्वास होता है कि वो पुरुष ईमानदार है और उसके पिछले व्यवहार ने ये भरोसा बनाया है, बिल्कुल, तो वो इंतजार कर सकती है। वो ये मान सकती है कि जरूर कोई वाजिब वजह होगी। ये अंतिम निर्णय उस व्यक्ति के चरित्र की समग्र धारणा पर आधारित होता है। क्या वो भरोसे के लायक हैं? क्या उसका अब तक का व्यवहार सम्मानजनक रहा है? तो विश्वास और ईमानदारी, हाँ, विश्वास और ईमानदारी यहाँ सबसे बड़े निर्णायक कारक बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी एक व्यक्ति की चुप्पी से शुरू होती है और दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक पूरी फिल्म की तरह चलती है। भ्रम से शुरू होकर आत्मनिरीक्षण और ओवरथिंकिंग के घुमावदार रास्तों से गुजरकर भावनाओं की कसौटी पर परखी जाकर ये अंत में एक ठोस फैसले पर खत्म होती है। या तो अलविदा या थोड़ा और इंतजार।
और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे आकर्षक बात यह है कि ये जो जटिल मानसिक बवंडर है, ये सिर्फ इसलिए उठता है क्योंकि दो लोगों के बीच सीधा और स्पष्ट संचार टूट गया है। सही। ये सारी कहानी एक व्यक्ति के दिमाग में दूसरे व्यक्ति की चुप्पी के कारण चल रही है। ये दिखाता है कि हमारे रिश्तों में क्लैरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ। एक साधारण सा संदेश, जैसे मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं, इस पूरे दिमागी तूफान को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम 2447 जुड़े हुए हैं, फिर भी शायद हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारे आधुनिक संचार में अस्पष्टता की जगह अगर स्पष्टता और ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता दी जाए, तो क्या इस तरह के मानसिक चक्र और गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं? या फिर ये अनकही बातें, ये अनुमान लगाना, ये दिमागी खेल मानवीय रिश्तों का एक जरूरी और शायद कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।